यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी के दौरान अर्थव्यवस्था के खंड पर आपकी पकड़ होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस पकड़ के माध्यम से आप न केवल प्रारंभिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में आ जाते हैं, बल्कि मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 3 में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, बेहतर उत्तर लेखन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी सबसे ज्यादा प्रश्न आपको अर्थव्यवस्था के खंड से ही मिलेंगे। साथ ही इस खंड पर पकड़ बना करके आप इंटरव्यू में भी अपने उत्तरों में एक परिमार्जन ला सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह आपके सामने एक प्रोग्राम हम लेकर के आते हैं, जिसका नाम है इकोनॉमी दिस वीक। इस प्रोग्राम में पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रहने वाली खबरों पर विस्तार से बात करते हैं, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं, ताकि अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर आपकी एक समझ का विकास किया जा सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज की पहली खबर को देखते हैं, जो पिछले सप्ताह किसी न किसी वजह से चर्चा में रही थी। हाल ही में शहरों पर एक विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है। विशेष तौर से इस बात पर आई है कि आने वाले समय में जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन का खतरा गहराता चला जाएगा, उसको देखते हुए शहरों को अपने आप को किस प्रकार से ढालना है, शहरों की क्षमताओं को किस प्रकार से बढ़ाना है, ताकि वो किसी भी आसन खतरे से निपटने में सक्षम हो जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट विश्व बैंक ने बनाई है, और ये बनाई है किसके सहयोग से? भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। और रिपोर्ट का नाम क्या है? टुवर्ड्स रेजिलिएंट एंड प्रॉस्परस सिटीज इन इंडिया। यानी भारत के जो शहर हैं वो समृद्धि की तरफ आगे बढ़ सके और साथ ही रेजिलिएंट हो सके, यानी किसी भी खतरे का आसानी से सामना कर सके। मान लिया किसी शहर में बहुत तेज बरसात होती है और शहर के अलग अलग हिस्सों में पानी भर जाता है, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जल निकासी का इतना बेहतर होना चाहिए कि तुरंत कुछ ही घंटों बाद या कुछ समय के बाद ही पानी की निकासी हो जाने के बाद वहां की परिवहन व्यवस्था और लोगों का आम जनजीवन एकदम पटरी पर लौट आए। ऐसे शहर को हम रेजिलिएंट शहर के रूप में परिभाषित करते हैं। इसका यही मतलब है। रिपोर्ट कब जारी की गई है? हाल ही में 23 जुलाई 2025 को यह रिपोर्ट आई है। इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, जैसे शहरीकरण, जो तेजी से शहरीकरण हो रहा है, विशेष तौर से गांव की तरफ से शहरों में जो लगातार बसने की प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। उसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन और शहरी निकायों को आप जानते हैं कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से स्वायत्त निकायों के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थिति के रूप में उनको डेवलप कर दिया गया था, विकसित कर दिया गया था। तो शहरी निकायों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर भी इस रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया है। शहरीकरण पर प्रकाश डाला गया है। जलवायु परिवर्तन किस प्रकार शहरों के सामने खतरे उत्पन्न करता है, इन सारी चीजों पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि जो आसन खतरे हैं शहरों के सामने, अगर उनकी तैयारी नहीं की गई तो कई प्रकार का आर्थिक हानि हो सकती है। जैसे वर्ष 2030 तक $5 अरब का वार्षिक नुकसान हो सकता है अगर शहरों ने आसन खतरों के प्रति अपने आप को तैयार नहीं किया। साथ ही वर्ष 2050 तक लाखों जानें भी खतरे में पड़ सकती है। रिपोर्ट और उससे जुड़े हुए सुझाव इसी मायने में बेहद खास हो जाते हैं, क्योंकि अगर इतने बड़े स्तर पर आर्थिक हानि और आर्थिक हानि के साथ साथ जन हानि भी होती है, तो इस रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि उन सुझावों के अनुरूप शहरों के विकास की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। ऐसी विकास नीति अपनाई जा सके जो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के साथ बेहतर संतुलन स्थापित कर सके, और साथ ही शहरी शासन में भी इसी के अनुरूप बदलाव किए जा सके। तो इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा महत्व यही है। शहरीकरण, नौकरियों और जलवायु जोखिम के बारे में ये रिपोर्ट क्या कहती है, चलिए जान लेते हैं। रिपोर्ट का कहना है कि वर्ष 2030 तक भारत में जो 70% नई नौकरियां पैदा होंगी वो शहरों में ही होंगी। तो शहरों के महत्व को एक प्रकार से ये उजागर करती है इस तरह के तथ्य। वर्ष 2050 तक भारत की शहरी आबादी कितनी होने वाली है? लगभग 95 करोड़ होने वाली है। 951 मिलियन भारत की लगभग आबादी होने वाली है शहरों की वर्ष 2050 तक। जलवायु अनुकूलन में निवेश न होने पर, जलवायु अनुकूलन का मतलब क्या होता है? जलवायु परिवर्तन के जो खतरे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के खतरे हैं, जो बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं, उन खतरों के अनुरूप जहां पर भी हमें जिस प्रकार के बदलाव करने हैं, जैसे तटीय क्षेत्रों में हमें थोड़ा सा ऊंचाई पर घरों को बनाने होंगे, घरों की जो दीवार है वो ऊंचाई पर खड़ी करनी होगी। कई जो निचले तटीय क्षेत्र है वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि हमें दीवारों का निर्माण करना पड़े।
कंक्रीट दीवारों का निर्माण करना पड़े, ताकि जो समुद्र की लहरें हैं वो लोगों के शहरों में प्रवेश ना करे, लोगों के घरों में प्रवेश ना करे। इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार करने जरूरी है। साथ ही इस प्रकार की फसलों को भी उत्पन्न करने या फसलों को लाने की आवश्यकता है जो ज्यादा से ज्यादा सूखे के प्रति रेजिस्टेंट हो, यानी सूखे को झेलने में सक्षम हो। उस प्रकार के बीजों को विकसित करने की आवश्यकता है। अगर हम इन सारी चीजों को करेंगे तभी हम हमारे ये सारे कदम जलवायु अनुकूलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। इन्हीं चीजों को हम जलवायु अनुकूलन के रूप में परिभाषित करते हैं, और इसके लिए हमें बहुत निवेश की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो जलवायु अनुकूलन में निवेश न होने पर, अगर हम जलवायु अनुकूलन में निवेश नहीं करते हैं, जिन गतिविधियों में ऐसी गतिविधियां जो कि हमें जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने में सक्षम बनाती हैं, अगर हम उनमें निवेश नहीं करते हैं तो 2030 तक 5 अरब डॉलर का वार्षिक नुकसान होना शुरू हो जाएगा, जो 2070 तक 30 अरब डॉलर तक के जोखिम को बढ़ा सकता है। इसी प्रकार से एक आंकड़ा यह भी हमारे सामने आया है कि वर्ष 1983-90 से लेकर के अगर हम वर्ष 2010-16 की तुलना करें, वर्ष 1983-90 की तुलना वर्ष 2010-16 से करें, तो हमें हीट स्ट्रेस में 71% की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। हीट स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ? आप जानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से हीट वेव्स की जो आवृत्ति है वो लगातार बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ती जा रही है। इससे लोगों के शरीर की जो तापमान के साथ समायोजन करने की क्षमता है वो भी लगातार घट रही है। और जब इस प्रकार का तनाव बढ़ता है, इस प्रकार का स्ट्रेस बढ़ता है, इसको हम हीट स्ट्रेस के रूप में परिभाषित करते हैं, और इसमें 71% की बढ़ोतरी इस टाइम फ्रेम के अंतर्गत हमें दिखाई देती है। 2050 तक हीट वेव से 3 लाख मौतें प्रतिवर्ष हो सकती हैं, ये भी रिपोर्ट में बताया गया है। और इसके समाधान भी बताए गए हैं। समाधान ये बताया गया है कि हम अपने छतों पर कूल रूफ्स, हम जो ऐसी छतों का निर्माण करें जो ठंडी हो। और ठंडी छतों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? जैसे छतों पर सफेद पेंट या इस प्रकार का पेंट कर सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसे रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हीट को या सूर्य की किरणों को परावर्तित करते हैं। परावर्तक रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे घरों के तापमान में 5 से 7 डिग्री का अंतर लाया जा सकता है, कम रखा जा सकता है। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में हमें हरित पट्टियां विकसित करने की आवश्यकता है। बाग बगीचों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। शहरी हरियाली को विशेष रूप से ध्यान में रखने की आवश्यकता है। साथ ही कार्य समय में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगर कहीं पर हीट वेव का प्रभाव है या गर्मी बहुत ज्यादा है तो वहां पर दोपहर की पाली को हम हटा सकते हैं कार्य योजना से, और सुबह की पाली और शाम की पाली में काम करा सकते हैं, श्रम करा सकते हैं। तो इस प्रकार से कार्य समय में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। साथ ही अर्ली वार्निंग सिस्टम भी एक प्रकार से विकसित कर सकते हैं जो पहले से ही हमें हीट वेव जैसी स्थितियों के बारे में सूचना प्रदान कर दें। और अगर इस प्रकार के कदम हम उठाते हैं तो इन कदमों से भविष्य में 1.3 लाख जानें बच सकती हैं। इस प्रकार के अनुमान लगाए गए हैं अगर इस प्रकार से हम अपनी व्यवस्थाओं को बनाते हैं। तो शहरीकरण के बारे में, नौकरियों के बारे में, जलवायु जोखिम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें इस रिपोर्ट से निकल करके आती हैं। और यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अगर हम इन सारे कदमों को उठाना चाहते हैं, जलवायु अनुकूलन के प्रति ज्यादा समायोजित होना चाहते हैं, जलवायु अनुकूलन के लिए जितनी योजनाओं की आवश्यकता है उनको धरातल पर उतारना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि हमें फंडिंग की आवश्यकता होगी। तो निवेश की बहुत बड़े स्तर पर आवश्यकता होगी। 2050 तक भारत के शहरों को जलवायु संवेदनशील ढांचा, ऐसा ढांचा जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में सक्षम हो, और साथ ही ऐसी सेवाएं विकसित हो, जैसे परिवहन की सेवाएं इस प्रकार से विकसित हो कि जैसे आप कह सकते हैं कि जो ग्रीन परिवहन है, ऐसा परिवहन तंत्र जो कि ऊर्जा के ग्रीन स्रोतों पर बेस्ड हो, जैसे हाइड्रोजन पर बेस्ड हो, या जो किसी पर आप कह सकते हैं कि जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल ना करता है। तो इस प्रकार से अगर हम शहरी सेवाओं को विकसित करते हैं तो इसके लिए हमें 2.4 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है वर्ष 2050 तक। 60% उच्च जोखिम वाले ऐसे क्षेत्र, ऐसे शहर जो जहां पर जल प्रबंधन की विशेष रूप से आवश्यकता है, 60% उच्च जोखिम वाले शहरों को जल प्रबंधन के लिए 150 बिलियन डॉलर की
जरूरत होगी आगे आने वाले 15 वर्षों में। तो आप देख सकते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति ज्यादा रिस्क वाले शहर हैं, वहां पर केवल जल प्रबंधन के लिए आगे आने वाले 15 वर्षों में 150 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। तो बहुत बड़े स्तर पर निवेश की आवश्यकता है शहरों में, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के खतरों को देखते हुए। किस प्रकार की सिफारिशें की गई हैं? सिफारिशें इस प्रकार की गई हैं कि इतना इतना जो बड़ा खर्च होगा शहरों को भविष्य के लिए तैयार करने के अंतर्गत, वो केवल सरकार ही उस खर्च को वहन नहीं कर सकती। इसलिए इस पूरे ढांचे को, इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में निजी क्षेत्र की भूमिका, यानी प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को स्थापित करने की आवश्यकता है। जो हम एक रोड मैप, फंडिंग का रोड मैप बनाएं, वो बिल्कुल क्लियर बनाएं, बिल्कुल स्पष्ट बनाएं, बिल्कुल हमें हर चीज का ये पता हो कि हम जितनी फंडिंग की हमें आवश्यकता है वो फंडिंग हमें किस प्रकार से जनरेट करनी है, सरकार का उसमें कितना योगदान होगा, निजी क्षेत्र का योगदान कितना होगा, अगर कहीं पर क्राउड फंडिंग की आवश्यकता है तो क्राउड फंडिंग के तरीके क्या होंगे, साथ ही नगर पालिकाओं की क्षमता निर्माण किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। नगर पालिकाओं को हमने 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से स्वायत्तता तो प्रदान कर दी, उन्हें एक संस्थागत रूप तो प्रदान कर दिया, लेकिन अभी भी उनकी क्षमताओं को और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। विशेष तौर से उन्हें ज्यादा आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से सशक्त करने की आवश्यकता है। साथ ही शहरों के सामने आने वाले जोखिम का ठीक तरीके से मूल्यांकन भी होना चाहिए और पूंजी भी उसी अनुरूप जुटानी है जिस जिस वॉल्यूम में पूंजी की आवश्यकता है। तो ये सारी सिफारिशें इस रिपोर्ट में की गई है। यहां पर एक पॉइंट आया है कि जो हमारे शहरी स्थानीय निकाय हैं वो इस तरह की समस्याओं से निपटने में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, तो उस पर एक नजर डाल लेते हैं। शहरी निकायों की स्वायत्तता और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किस प्रकार से शहरी स्थानीय निकायों की केंद्रीय भूमिका की परिकल्पना अलग अलग समस्याओं के समाधान में की गई है, उसको देख लेते हैं। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लाया गया था ताकि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो शहरी स्थानीय निकाय हैं, उनको संवैधानिक दर्जा दे करके उनके स्थानीय स्वायत्तता का एक रास्ता खोल दिया जाए। विश्व बैंक का भी ये मानना है कि जिन शहरों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता अधिक होती है वे औसत से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने राजस्व यानी रेवेन्यू, संसाधन, रिसोर्सेस और जवाबदेही बेहतर तरीके से प्रबंधित की है। न केवल रेवेन्यू रिसोर्सेस का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है, बल्कि इनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए ये जवाबदेही पर भी खरे उतरे हैं। इन्होंने जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझा है, उनके कार्यों को किया है, स्थानीय आवाज के अनुरूप अपने कार्यों को दिशा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। सुझाव लोकल बॉडीज के लिए भी यही है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लागू किया जा सकता है। यह बात क्यों आई है? क्योंकि अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उसकी पूरी योजना को कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसमें कई उत्तर पूर्व के भी राज्य हैं। इसलिए शहरी स्थानीय निकायों की भविष्य में केंद्रीय भूमिका को देखते हुए जहां पर इस 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय निकायों को मजबूत नहीं किया गया है या उनकी व्यवस्था को ही स्थापित नहीं किया गया है, इस व्यवस्था को स्थापित किए जाने की आवश्यकता है और इसको लोकल नीड्स, जो स्थानीय आवश्यकता है उसके अनुरूप इसमें कुछ संशोधन भी किए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरे देश में एक ही मॉडल के आधार पर जो शहरी स्थानीय निकाय हैं वो काम करें। एक ही मॉडल पर सभी चीजों को, सभी स्थानीय निकायों को काम करना जरूरी भी नहीं है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप वो काम कर सकते हैं, तभी वो अपनी जो लोकल समस्याएं हैं उसका बेहतर तरीके से प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा आयकर विधेयक 2025 से जुड़ा हुआ है। हाल ही में सिलेक्ट कमेटी ने इस विधेयक को लेकर के, इसके कुछ क्लॉज को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। आप जानते हैं कि आयकर अधिनियम, अगर आयकर विधेयक 2025 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जो आयकर अधिनियम है, इनकम टैक्स एक्ट है 1961, उसको ये प्रतिस्थापित करेगा, उसी की जगह पर काम करेगा अगर ये अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके संबंध में सिलेक्ट कमेटी ने जो सुझाव दिए हैं उसको देख लेते हैं। हाल ही में 21 जुलाई 2025 को लोकसभा की जो सिलेक्ट कमेटी है उसने इनकम टैक्स बिल यानी आयकर अधिनियम 2025 में कुछ अहम संशोधन की सिफारिश की है। यह संशोधन विशेष रूप से मकान मालिकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
तो वो विशेष रूप से ध्यान दें इस पर। ये संशोधन आवासीय संपत्ति से आय यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर टैक्स निर्धारण यानी टैक्स का जो निर्धारण होता है उसके तरीके को स्पष्ट करने से जुड़े हुए हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर जो टैक्स का निर्धारण होता है उसके तरीके को स्पष्ट करने से जुड़े हुए हैं। विशेष तौर से जो एक अंतर दिखाई दे रहा था इनकम टैक्स विधेयक 2025 और इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, उस अंतर को पाटने की कोशिश की गई है इस सुझाव के माध्यम से। ये बदलाव पुराने कानून यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के समान है, यानी जो सुझाव बताए हैं सेलेक्ट कमेटी ने ये पुराने कानून के अनुरूप है, पुराने कानून के समान है, लेकिन नए बिल में ये स्पष्ट नहीं थे। इनको स्पष्ट करने की आवश्यकता थी क्योंकि नए बिल में एक भ्रम की स्थिति का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा था। सिलेक्ट कमेटी ने इन दोनों अस्पष्ट बिंदुओं को स्पष्ट करने की सिफारिश की ताकि करदाता और कर प्रशासन दोनों को ही पारदर्शिता और सहूलियत प्राप्त हो सके। ये दो संशोधन क्या है, चलिए इनको जान लेते हैं, आपको ये पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा। पहला संशोधन संबंधित है क्लोज 22 के सब क्लोज 1A से संबंधित है। तो वो संशोधन क्या है एक बार पढ़ देते हैं, फिर आपको मैं पूरा इसको समझा दूंगा। सामान्य 30% की कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन की गणना नगर पालिका करों को घटाने के बाद वार्षिक मूल्य पर की जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो आपकी मान लिया आपका मकान है और इससे प्राप्त होने वाली जो टोटल आय है, मान लिया 1 लाख रुपए आपको इसके माध्यम से प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं, 1 लाख रुपए की आय इसको प्राप्त होती है। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोस एनुअल वैल्यू के रूप में इसको परिभाषित करते हैं। फिर आप इस पर म्युनिसिपल टैक्स देते हैं। अब मान लिया आप म्युनिसिपल टैक्स देते हैं 10% का, ठीक है, तो आपका ये क्या आएगा, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। और नेट एनुअल वैल्यू आपकी कितनी होगी, 90,000 की होगी। अब इसमें यह कहा गया है कि जो आपका सामान्य 30% कटौती है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो नगर पालिका करों को घटाने के बाद वार्षिक मूल्य यानी नेट एनुअल वैल्यू पर किया जाएगा। यानी आपका जो डिडक्शन है वो इस 90,000 की वैल्यू पर होगा। तो 90,000 की वैल्यू पर अगर 30% का डिडक्शन है तो ये 27,000 हो जाएगा, 27,000, और बचा कितना, 63,000। ये ही इस पर आपको कर देना होगा, ये टैक्स आपको इस पर देना होगा। और इसके माध्यम से इस गणना को स्पष्ट और करदाताओं के लिए पारदर्शी बना दिया गया है। और स्पष्टता और पारदर्शिता बेहद जरूरी है। तो एक प्रकार से आपको जो 30% का डिडक्शन मिलेगा वो नेट जो एनुअल वैल्यू है उस पर प्राप्त होगा, जो भी आप मकान से आय प्राप्त कर रहे हैं। तो एक तो ये सुझाव दिया है, किसने दिया है, सिलेक्ट कमेटी ने, ताकि गणना को स्पष्ट किया रखा जा सके और करदाताओं के लिए ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो। दूसरा संशोधन क्या है, दूसरा संशोधन क्लोज 22 के सब क्लोज 2 से जुड़ा हुआ है। यह संशोधन क्या है, इसको भी देख लीजिए, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की कटौती केवल स्व स्वामित्व वाली यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड संपत्ति तक सीमित न होकर किराए पर दी गई लेट आउट संपत्तियों पर भी लागू होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लिया आपका कोई घर अभी पूरी तरह से बना नहीं है या निर्माण में है, और उसके लिए मान लिया आपने कोई घर खरीदा 2020 में, लेकिन इसका कब्जा आपको मिला वर्ष 2023 में, तो 3 साल की अवधि होगी। आपने होम लोन भी लिया हुआ है और इस 3 साल की अवधि में आपने मान लिया 2 लाख का टोटल होम लोन चुकाया है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इस 2 लाख के होम लोन को आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 5 किस्तों में, 5 वर्षों की 5 किस्तों में तोड़ सकते हैं। जब आप इसे 5 किस्तों में तोड़ेंगे तो सालाना किस्त कितनी हो जाएगी, 40,000 रुपए की हो जाएगी आपकी, ठीक है। इस 40,000 रुपए की इनकम को आप किसके रूप में दिखा सकते हैं, टैक्स में कटौती के रूप में दिखा सकते हैं। अब ये क्या है, इसमें कहा गया था, सिलेक्ट कमेटी ने सुझाव किया दिया है कि ये जो कटौती है, ये जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्ट 2020 से 2023 के बीच जब आपकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से मालिकाना आपका नहीं हुआ है और कब्जा आपको 2023 में मिला है,
इसके अंतर्गत यानी 2020 से 2023 के बीच में जो आपने इंटरेस्ट चुकाया 2 लाख रुपए का, इसको हम प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट के रूप में परिभाषित करते हैं। अब इस प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट को आप 5 किस्तों में 5 सालों में, जो एक 5 किस्तों में हर साल 40,000 रुपए की टैक्स कटौती के रूप में दिखा सकते हैं। यहां सेलेक्ट कमेटी की सिफारिश यह है कि कहीं ना कहीं जो आयकर अधिनियम, आयकर विधेयक 2025 था, इसमें केवल यह कहा गया था कि केवल स्वस्वामित्व वाली सेल्फ ऑक्यूपाइड संपत्ति तक ही ये सीमित होगा, ये पूरी व्यवस्था सीमित होगी कि आप 40,000 रुपए को टैक्स कटौती के रूप में दिखा सकते हैं। लेकिन सिलेक्ट कमिटी ने कहा है कि इसका विस्तार केवल स्वस्वामित्व वाली संपत्ति, सेल्फ ऑक्यूपाइड संपत्ति तक ही नहीं होगा, बल्कि जो किराए पर दी गई संपत्ति है, जो लेट आउट प्रॉपर्टी है, उस पर भी यह व्यवस्था लागू होगी। और यह व्यवस्था इनकम टैक्स एक्ट 1961 के ही अनुरूप है। नए बिल में यह स्पष्ट नहीं किया गया था और सेलेक्ट कमेटी ने कहा है कि इसको स्पष्ट किया जाए, न केवल स्वस्वामित्व वाली संपत्ति पर यह व्यवस्था लागू हो, बल्कि किराए पर दी गई संपत्ति पर भी यह व्यवस्था लागू होनी चाहिए। तो इससे जो पूरा हमारी कराधान व्यवस्था है वो ज्यादा पारदर्शी होगी, वो ज्यादा स्पष्ट होगी। इससे जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसकी इनकम को भी पूरी तरह से स्पष्टता, एक कहां पर आपको टैक्स देना है और कहां पर नहीं देना है, कहां पर आपको छूट प्राप्त होगी, ये बिल्कुल स्पष्ट होगा और इसका मकान मालिकों को भी लाभ होगा। वित्तीय समावेशन सूचकांक के बारे में जान लेते हैं, जो हमारी तीसरी खबर है। एक महत्वपूर्ण इंडेक्स है जिसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के रूप में परिभाषित करते हैं। जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति या व्यवसाय को अपने फाइनेंशियल जो वित्तीय सेवाएं हैं उससे जोड़ देना। वित्तीय सेवाओं की जब हम बात करते हैं तो उसमें किस तरह की सेवाएं आती हैं? जैसे बैंकिंग सेवा, जैसे ऋण प्राप्त करना, जैसे पेंशन का लाभ उठाना, जैसे डिजिटल जो आपका एक प्रकार से डिजिटल सेवाएं हैं उनसे जोड़ देना, डिजिटल ट्रांजैक्शन से जोड़ देना। अगर इस प्रकार की वित्तीय सेवाएं किसी व्यक्ति को प्राप्त हो रही है, व्यवसायों को प्राप्त हो रही हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्राप्त हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा हमारे फाइनेंशियल सिस्टम से अंतर संबंधित होते चले गए हैं। आजकल के दौर में, आधुनिक दौर में फाइनेंशियल इंक्लूजन को आर्थिक समृद्धि के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में जाना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने एक व्यवस्था लाई कि वो वर्ष 2021 से एक इंडेक्स लेकर के आई, जिसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कहते हैं, जिसके माध्यम से पता लगाया जाता है कि भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन का, वित्तीय समावेशन का स्तर क्या है और उसमें कहां सुधार करने की आवश्यकता है। तो इसमें कई पैरामीटर हैं, इसमें 3 पैरामीटर मुख्य हैं और जो संकेतक हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, उनकी संख्या 97 है, जिसके आधार पर यह पूरा सूचकांक हमारे सामने आता है। यही है, ये पूरा लब्बो-लुआब जो है वो आपको बता दिया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक वर्ष 2025 का हाल ही में जारी किया है और इसका जो स्कोर है वो बढ़कर के 67% हो गया है, जो अपने आप में अब तक का रिकॉर्ड है। वर्ष 2024 का जो वित्तीय समावेशन सूचकांक था उसमें स्कोर कितना था? 64.2% था। एक प्रकार से वृद्धि का कारण क्या रहा है? वित्तीय सेवाओं का उपयोग भारतीय जो समाज है या जो लोग हैं उनके द्वारा ज्यादा से ज्यादा वित्तीय सेवाओं का उपयोग किया गया है और वो ऋण भी प्राप्त कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पैसे भी भेज रहे हैं, उनके खाते भी खुल रहे हैं, उनकी बेहतर पेंशन या बीमा सुविधाओं तक पहुंच भी स्थापित हुई है और साथ ही इन सभी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। अगर कहीं पर डिजिटल फ्रॉड होने की संभावना थी तो उन संभावनाओं को कम किया गया है। अब लोग ज्यादा जागरूक हुए हैं। अगर डिजिटल फ्रॉड होता है तो उसकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, उस पर एक्शन होने की संभाव्यता भी बढ़ी है। तो इन सब चीजों ने फाइनेंशियल सेवाओं की गुणवत्ता को भी बढ़ाया है। यह वित्तीय समावेशन सूचकांक अपने आप में एक समग्र सूचकांक को प्रदर्शित करता है जो देश में वित्तीय समावेशन की स्थिति को मापने का प्रयास करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को मापता है। सूचकांक गणना किस आधार पर करता है, किस अंकों के या किस पैमाने पर करता है? 0 से लेकर के 100 के पैमाने पर करता है। 0 स्कोर का मतलब है कि उस देश का कोई भी व्यक्ति उस देश के एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ा ही हुआ नहीं है, उसे किसी प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्राप्त नहीं होती है। 100 का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति
किसी भी देश के फाइनेंशियल सिस्टम से वित्तीय जुड़ा हुआ है और वित्तीय सेवाओं का पूर्ण लाभ ले रहा है। वो न केवल पेंशन सेवाओं का लाभ ले रहा है, उसके खाते भी हैं, खातों के माध्यम से मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज भी रहा है, पैसे भेज रहा है, और उसे ऋण भी प्राप्त हो रहा है जब भी उसको आवश्यकता होती है। वो उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो इंटरेस्ट भी चुका रहा है। साथ ही इन सभी चीजों के अंतर्गत वो अपने डिजिटल फंक्शन, डिजिटल डिवाइस का भी ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और आप जानते हैं कि जो डिजिटल डिवाइस है आजकल, ये सारी चीजें डिजिटलीकरण हो गया है इनका। आप अपने फोन के माध्यम से ही सारी वित्तीय सेवाओं को एक प्रकार से उनका लाभ उठा सकते हैं। तो इस 100 के स्कोर को हम पूर्ण वित्तीय समावेशन के रूप में परिभाषित करते हैं। भारत का स्कोर अगर 67 है तो अपने आप में एक बेहतर स्थिति को प्रकट कर रहा है। वर्ष 2024 में लगभग 64 था, अब 67 हो गया है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का स्तर भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। तीन महत्वपूर्ण संकेतक नहीं, घटक हैं इसके, एक प्रकार से तीन महत्वपूर्ण घटक हैं, पैरामीटर हैं एफआई इंडेक्स के। कौन कौन से हैं? एक तो एक्सेस, लोगों की पहुंच कितनी है वित्तीय सेवाओं तक, दूसरा है यूजेज, वो इसका उपयोग कितना करते हैं, और तीसरा है इसकी गुणवत्ता क्या है, लोगों को किसी तरह की परेशानी तो नहीं होती। तो एक्सेस का जो पैरामीटर है, इसका वेटेज इस इंडेक्स में 35% है, यूजेस का, उपयोग का वेटेज 45% है, और क्वालिटी, गुणवत्ता का 20% है। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? उपयोग का है। और फिर पहुंच का वेटेज 35% है और क्वालिटी, गुणवत्ता का 20% है। कुल संकेतक कितने हैं? 97 संकेतक हैं, जिनके आधार पर वर्ष 2025 का सूचकांक तैयार किया गया है। इन संकेतकों में कुछ महत्वपूर्ण संकेतक हैं, जैसे बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक सेवाएं, पेंशन, इन सब का स्तर क्या है। सूचकांक सामान्यतः हर वर्ष जुलाई के माह में जारी किया जाता है, और फिंडेक्स को आरबीआई, सरकार और अन्य क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से तैयार कर रही है। मुख्य तथ्य क्या है? जैसा कि अभी आपको बताया, वित्त वर्ष 2025 में एफआई इंडेक्स बढ़कर के 67 हो गया है। वित्त वर्ष 2024 में 64.2% था, और वित्त वर्ष 2023 में ये 60.1% था। तो लगातार आप एक वृद्धि देख रहे हैं, यानी लगातार भारत में लोगों को वित्तीय सेवाओं से संबंधित किया जा रहा है। वो इन सेवाओं से जुड़ रहे हैं, इनका लाभ उठा रहे हैं, इनका प्रयोग कर रहे हैं, और इसकी गुणवत्ता में भी कहीं ना कहीं सुधार हो रहा है। ये बढ़ोतरी तीनों ही पैरामीटर्स पर देखी गई है, पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता, तीनों में समग्र वृद्धि के कारण ही इस प्रकार की स्थिति आई है। सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो यूजेस, उपयोग का पड़ा है, यानी उपयोग घटक ने सबसे अधिक योगदान दिया है इस महत्वपूर्ण वृद्धि में, सूचकांक की में होने वाली वृद्धि में। एक कारण इसका योगदान देने का यह भी है कि वेटेज भी सबसे ज्यादा इसी का है। तो इसका वेटेज फिर से आप देख लीजिए, 45% इसका वेटेज है टोटल। सबसे ज्यादा योगदान वृद्धि में इसी का रहा है। साथ ही जो क्वालिटी घटक है उसने भी कई पैमानों पर सुधार किया है, गुणवत्ता घटक ने भी कई पैमानों पर सुधार किया है। जैसे भारत के लोगों की वित्तीय सेवाओं को इस्तेमाल करने की जो साक्षरता है, जो एक प्रकार से सहजता है, वो भी बढ़ी है। साथ ही उपभोक्ता संरक्षण के पैमाने पर भी बेहतर स्थिति निर्मित हुई है। अब लोग अगर उनके साथ किसी तरह से डिजिटल रूप में फ्रॉड होता है या कोई वित्तीय फ्रॉड होता है, तो उसका समाधान होने की जो चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि हमने उस प्रकार के सिस्टम विकसित किए हैं। असमानता में भी कमी आई है। पहले महिलाओं की पहुंच कम देखी गई थी, कुछ दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों की पहुंच कम देखी गई थी। अब दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकिंग शाखाओं को खोला गया है, वहां पर भी एक प्रकार से स्मार्टफोन पहुंचे हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचा है, और महिलाएं भी बहुत तेजी से, उनके भी बैंक में खाते खोले गए हैं, जिससे उनकी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ी है। सेवा की गुणवत्ता में ओवरऑल सुधार हुआ है। पहले सेवाओं की वो क्वालिटी नहीं हुआ करती थी, अब सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। आप अपने फोन के माध्यम से कहीं भी वर्तमान में यूपीआई के माध्यम से किसी दुकानदार को तुरंत भुगतान कर सकते हैं, अपने मित्र को तुरंत पैसे का ट्रांसफर कर सकते हैं केवल स्मार्टफोन के माध्यम से। तो सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। साथ ही सरकार ने लगातार प्रयास भी किए हैं वित्तीय समावेशन के बढ़ाने के। जैसे सरकार सबसे पहले जब आई थी वर्ष 2014 में, नई सरकार जब आई थी, तो वो एक योजना लेकर के आई, पीएम जन धन योजना, जिससे बड़े स्तर पर परिवारों के बैंक खाते खोले गए और उन्हें वित्तीय सेवाओं से जोड़ना सुनिश्चित किया गया, बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की गई। साथ ही आधार
जो आपको एक यूनिक पहचान प्रदान करता है, यूनिक पहचान संख्या प्रदान करता है। एकीकृत डिजिटल पहचान के रूप में लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचाने में इसका बेहतर प्रयोग सिद्ध हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकार की अलग अलग योजनाओं और सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी सहायकी का लाभ सीधे तौर से लाभार्थी को प्रदान किया गया है। डिजिटल इंडिया पहल जैसी पहलों के माध्यम से डिजिटल वित्तीय सेवाओं की जो लोगों तक पहुंच बढ़ी है, उसका भी योगदान फाइनेंशियल इंडेक्स में देखने को मिलता है। साथ ही अटल पेंशन योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन सुनिश्चित की गई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसे सस्ते बीमा कवर के माध्यम से भी लोगों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ करके उन्हें लाभ पहुंचाया गया है। इसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक डाक सेवाओं के माध्यम से वित्तीय सेवाएं गांव तक पहुंचाने में सक्षम हुआ है। इसने भी योगदान दिया है गांव तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने के अंतर्गत। तो इन सभी सरकारी प्रयासों के माध्यम से भारत वित्तीय समावेशन की दिशा में आगे बढ़ा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ा गया है। यही इस पूरी खबर का लब्बो-लुआब है। अब देखते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है पंचायतों से, शहरी स्थानीय निकायों से, राज्यपाल की शक्तियों से या वित्त आयोग से। अगला प्रश्न है आयकर विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है? जीएसटी को संशोधित करना, आयकर अधिनियम 1961 को प्रतिस्थापित करना, सीमा शुल्क दरें बढ़ाना, प्रत्यक्ष कर संहिता को निरस्त करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा या से वित्तीय समावेशन सूचकांक का या के घटक है या है? आपके सामने ऑप्शन है पहुंच यानी एक्सेस, उपयोग यानी यूजेस, गुणवत्ता यानी क्वालिटी, उपर्युक्त सभी। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।